चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद हमारे देश का शासक बिंदुसार की मृत्यु, उसके पिता सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनके मृत्यु के बाद सम्राट अशोक शासन करने के लिए आसीन होता है गद्दी पर। ऐसे स्थितियों में ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके इसके बाद मगध के साम्राज्य पर आसीन हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार ऐसा महसूस होता है कि ये बातें जो कपोल कल्पित होती हैं। या तो कौरवों के पास 100 भाई थे या तो सम्राट अशोक के पास 100 भाई थे। और ऐसे स्थिति में इस तरह का कहना कि उसने अपने 99 भाइयों को मार करके तब इसके बाद जो है राजगद्दी प्राप्त की थी, ऐसा कुछ कपोल कल्पित ही होता है। और सम्राट अशोक के बाद जब वो गद्दी पर आसीन होता है तो उसने कलिंग पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया। कलिंग जो आधुनिक ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसी को प्राचीन काल में या मौर्य काल में उसको कलिंग के नाम से जाना जाता है। और कलिंग के युद्ध में इतना भीषण नरसंहार हुआ जिसमें लाखों लोगों को चोटें आईं और लाखों लोग उस मौत के मुंह में समा गए। ऐसी स्थिति से द्रवित होकर के सम्राट अशोक ने वही निर्णय लिया कि आज के बाद मैं किसी प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा और ना ही हिंसा करूंगा, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि अशोक कुछ बौद्ध धर्म से प्रेरित था। क्योंकि बौद्ध धर्म का सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। जिस सिद्धांत का पालन करते महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी दिलाई, उसी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अशोक ने अपने विचार में ऐसा महसूस किया कि ये हिंसा जो ठीक नहीं, और वहीं से उसने प्रण लिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और जब युद्ध नहीं करूंगा तो ऐसी स्थिति में उसने अपने साथ कुछ उपाधियां धारण की। उसको उस समय उपाधियां मिली हुई थी, जैसे देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का जो प्रिय होता है उसको क्या कहते हैं, देव नाम प्रिय। देवताओं के प्रिय होने के कारण इसके नाम प्रियदर्शी की उपाधि उसको मिली थी। प्रियदर्शी शब्द भी उसके लिए प्रयोग होता था। और भारत के इतिहास में सम्राट अशोक को ही महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। या तो अकबर महान, मुगल पीरियड में अकबर को महान के नाम से जाना था, अकबर महान। या तो आप प्राचीन इतिहास में जो पढ़ते हैं तो सम्राट अशोक को भारत के इतिहास में जो है महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसके पास कई पत्नियां थी। राजाओं महाराजाओं के पास कई पत्नियां हुआ करती थी, जिसमें उसने क्या नाम से पद्मावती की पत्नी का नाम था, जिससे व्याल पैदा हुआ था उसका पुत्र। और एक पत्नी का नाम था देवी नाम की पत्नी थी, जो विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री थी। उससे जो पुत्र पैदा हुआ था उसी से पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा पैदा हुई थी। यही महेंद्र और संघमित्रा ने ही देश विदेशों में गौतम बुद्ध के जो बौद्ध धर्म थे उसका प्रचार किया। इससे पता चलता है कि अशोक जो सम्राट अशोक बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद देश विदेश में अपने पुत्र और पुत्रियों के माध्यम से अशोक के क्या नाम से श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा, मलाया हर देशों में उसने प्रचार करवाया। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके उसने लोगों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद आता है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या हुआ। क्योंकि उत्थान और पतन ये प्रकृति का नियम है, और कैसे पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो साम्राज्य कभी जनमोत का था उसका पतन कैसे होता है। तो मौर्य साम्राज्य का पतन
कोई भी व्यक्ति सदैव एक जैसा नहीं बना रहता। कभी आदमी व्यक्ति का उत्थान होता और कभी पतन। संसार में चाहे जो भी हो, कहीं भी आप दुनिया के इतिहास को आप देख लीजिए, उत्थान और पतन होते रहते हैं। उसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था धीरे धीरे कैसे पतन की स्थिति में गया, आंतरिक अव्यवस्था पैदा। उसका पहला कारण था कि समाज में विजय प्राप्त करके उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेने के बावजूद भी सबसे बड़ी जो अव्यवस्था पैदा हो गई कि शासन चलाने के लिए आपस में ही लोगों में संघर्ष होने लगा। इतने साधन उस समय उपलब्ध नहीं थे कि इतने बड़े साम्राज्य को आसानी से जो है नियंत्रित किया जाए, समाज को नियंत्रित किया जाए। क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज भारत आप देखते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, आसाम से अरुणाचल प्रदेश से लेकर सौराष्ट्र तक फैला हुआ है। हमारे चारों तरफ सेनाएं लगी हुई हैं, जल थल थल और नभ सेनाएं। इसके अलावा तमाम फाइटर जेट से लेकर मिसाइल से लेकर के सारी अत्याधुनिक जो है रक्षा प्रणालियों से देश सुरक्षित है। एक बार किसी को अटैक करने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन चंद्रगुप्त के समय में, मौर्य काल में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। सेनाएं थी, पैदल थी, रथ थे, हाथी के क्या नाम से सेनाएं हुआ करती थी। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखना आसान काम नहीं था। और इस तरह से जीतने को तो उसने जीत लिया, लेकिन सबको संभाल नहीं पाया। और धीरे धीरे सभी जो वहाँ के स्थानीय राजा थे अपने को स्वच्छंद घोषित करने लगे और मौर्य साम्राज्य पतन के गर्भ में चला गया। ऐसे ही योग्य उत्तराधिकारी की कमी, क्योंकि उत्तराधिकारी भी जो मौर्य साम्राज्य के थे, अशोक की मृत्यु के बाद जितने भी हुए बृहद रथ तक, लास्ट इसका शासक जो था बृहद रथ था मौर्य वंश का, ये सभी अयोग्य निकले। क्योंकि पिता के द्वारा बनाई गई संपत्ति का एंजॉय करने लगे, भोग विलासता में व्यस्त रहते थे और भोग विलासता में व्यस्त रहने के कारण शासन पर ध्यान नहीं देते थे, देश की जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं देते थे। और धीरे धीरे जनता इनके प्रति क्या हो गई, आक्रोशित हो गई। और यह भी एक कारण बना मौर्य साम्राज्य के पतन का। इसके अलावा यवनों का आक्रमण, सिकंदर के यवन माने जो यूनानी लोग थे, यवन लोग थे यूरोप के, वो लोग जब देखे कि मौर्य साम्राज्य पतन की स्थिति में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके पुनः यवनों ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बना ली। क्योंकि यहाँ के राजा स्वच्छंद होकर के अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। संपूर्ण अखंड भारत का सपना देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसको सजोया था उसने, उस अखंड भारत को धीरे धीरे यवन आक्रमणकारियों ने क्या कर दिया, फिर कब्जा करके और उस पर जो है अपना शासन स्थापित करने का प्रयास करने लगे। यह भी एक कारण बना था किसका, ये भी कारण बना था मौर्य साम्राज्य के पतन का। इसके अलावा साम्राज्य की विघटनकारी प्रवृत्तियां, विघटनकारी प्रवृत्तियां क्या होती हैं, आप आए दिन अपने घरों समाज में देखो। ऐसा नहीं कि किसी देश में विघटनकारी शक्तियां होती, अपने घर परिवार में आप देख सकते हो कि अगर जरा सा प्रगति में हो, जरा सा प्रोग्रेस में हो, तो दाएं बाएं की शक्तियां आपको क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसी स्थितियां उस समय भी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय कि विघटनकारी शक्तियां जब देखे कि साम्राज्य जो इतना विकसित हो रहा है, इनके समय में भारत जो है एकता के सूत्र में बनता जा रहा है, तो कुछ विघटनकारी शक्तियां जो थी अशोक की मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे, अय्याश किस्म के थे, इनके जो है पतन के लिए उत्तरदायी बने। इनका जो है विनाश करने के लिए विघटनकारी शक्तियां इनको कमजोर करने लगी और इनके उत्तराधिकारी जो है उनको नियंत्रण करने में सफल ना हो सके।
विघटनकारी शक्तियों का आप देख लिए। आज वर्तमान की स्थितियां हमारे भारत थोड़ा सा जैसे प्रगति की स्थिति में हुआ, कहीं पाकिस्तान हमें धक्का मारता तो कहीं चाइना। आज चाइना और लद्दाख की सीमाओं पर हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और इसके बाद भी हम प्रगति की दौड़ में हैं। हम चाहते हैं कि हमें कोई जो है टच ना करे, हम प्रगति की तरफ भागना चाहते हैं, लेकिन विघटनकारी शक्तियां ही हैं जो चाइना से लेकर पाकिस्तान तक वो हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते और डिस्टर्ब करके हमारा ध्यान जो है युद्ध की तरफ मोड़ती हैं, हमारा पैसा युद्ध की तरफ खर्च करने के लिए प्रेरित करवाती हैं, जिससे कि हमारा विकास और होता है। सेम स्थितियां मौर्य साम्राज्य की विघटनकारी शक्तियों का भी कि जब मौर्य साम्राज्य अपनी प्रगति पर था, चरमोत्कर्ष पर था, ऐसी स्थिति का लाभ उठा करके उसको तोड़ने का काम कर रही थी। इसलिए मौर्य साम्राज्य के पतन का यही एक कारण था कि विघटनकारी शक्तियां भी प्रभावी हो चुकी थी उसमें। ऐसे ही उच्च पदस्थों के अत्याचार, उच्च पदस्थ कौन? उच्च पदस्थ का मतलब होता है कि वे लोग जो उस शासन व्यवस्था के तहत ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं, वो भी जो है भोग विलासिता में व्यस्त हो जाते हैं, राजा के आदेश का पालन नहीं करते, और जब पालन नहीं करते तो जनता में आक्रोश पैदा होता है। और जब जनता में आक्रोश पैदा होता है तो ऐसी स्थितियों में, जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, ये लोग अगर कोई ऑर्डर करते हैं वहां से और उसका फॉलो ना, डीएम, कमिश्नर, एसपी, कप्तान से लेकर के कोई उसका फॉलो ना करे, साइलेंट बने रहें, तो क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। कुछ यही स्थितियां जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ऐसा नहीं कि आज के इस नए समय में ऐसा होगा। भ्रष्टाचार और ईमानदारी दोनों बहुत अति प्राचीन काल से चली आ रही है, कोई ये नई बात नहीं क्या भ्रष्टाचार होता। इस तरह से ये सारी चीजें जो थी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। इस तरह से लेसन आपका यहीं पे समाप्त होता है और अगला आपका आता है लेसन गुप्त काल। गुप्त काल के विषय में भी आपको हम बताने जा रहे हैं। गुप्त काल क्या था, पहले तो आप ये जो मैंने आपको मौर्य वंश को, मौर्य साम्राज्य को समाप्त किया, इसके लास्ट के क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से लघु उत्तरी करीब 50 शब्दों में आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। और दूसरी चीजें, इसके जो वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए उनको भी आप देखते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं एनी टाइम आपकी कभी भी हो सकती, क्लास आपकी चल रही है, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका आता है गुप्त काल, दूसरा लेसन आपका है गुप्त काल की स्थिति क्या थी। गुप्त काल में इसको भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज। भारत के इतिहास में इसको क्या कहते हैं, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग होने क्या मतलब, क्या एकदम सोना था सब कुछ? भारत जो आज एक पत्थर के दिखाई दे रहे ये सोने का दिखाई दे रहा? ऐसा नहीं। स्वर्ण युग का मतलब ये था कि जैसे बताया जाता है कभी कभी कि राम के राज्य में कि सब लोग जो है सुखी थे। राम राज्य में हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे तो उसमें एक उनकी कुछ लाइनें थी, राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सुखा, अल्प मृत्यु भय कभी नहीं पीरा, सब सुंदर संदेह शरीरा। मतलब भगवान राम के राज्य में सब लोग सुखी रहते थे, सब लोग निरुद्ध शरीर में, किसी के शरीर में कोई रोग नहीं होता, सब लोग अत्यंत ही सुंदर हुआ करते थे, कोई कुरूप नहीं होता था। इसका मतलब कि जब ऐसी स्थिति होगी तो उसको लोग क्या कहते थे, राम राज्य। इसलिए लोग अपने कमेंट में कह देते हैं अरे राम राज्य आ गया क्या। कुछ ऐसी स्थिति गुप्त काल की थी कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, सोने का युग क्यों कहा गया, क्योंकि गुप्त शासकों ने संपूर्ण भारत में एक राजनीतिक, एक
कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था वही स्थितियां इन्होंने जो क्या नाम से गुप्त काल के शासकों ने की। और गुप्त काल के शासकों का जो विवरण हमें मिलता है, जैसे साहित्य से साहित्यिक विवरण इनके कुछ हुए, और साहित्यिक विवरण में जैसे पुराण, वेद और धर्मशास्त्र, इन चीजों को पढ़ने के बाद इनका उल्लेख इसमें मिलता है कि गुप्त काल जो था कैसा था, स्वर्ण काल के समान था। इसके अलावा काव्य नाट्य शास्त्र, काव्य नाट्य शास्त्र में भी गुप्त काल के शासकों का उल्लेख मिलता है, और इनके उल्लेख में लिखा गया कि गुप्त काल जो है स्वर्ण युग के समान था, सोने का युग को समझा जाता था। हो गया।